नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शानी जी द्वारा रचित कहानी जीने के लिए। बीच वाले कमरे में आते ही आंगन में बिखरी धूप अहमद की आंखों में यूं चमक कर भर गई जैसे किसी ने आईना चमका दिया। यूं भी अहमद मियाँ की आंखें पूरी तरह खुल नहीं पाई थी और वह बिस्तर छोड़कर उठ गए थे। उन्हें गुमान भी ना था कि इतनी तेज धूप चढ़े आज वह सोते रहेंगे। नींद भरी आंखों को धूप की चमचमाहट से बचाने के लिए वह दरवाजे के पास से हटकर एक और हो गए और आंखों और शरीर में स्फूर्ति आने की प्रतीक्षा करने लगे। कमरे का दरवाजा बरामदे की ओर खुलता था और उससे लगा ही बावर्ची खाना। वहां से उठा पटक और बर्तनों की आहट सुनकर अहमद मियाँ ने अनुमान लगाया कि उनकी बहू रशीद की दुल्हन नाश्ता बनाने में लगी होगी। बरामदे से कोई एक दो लोगों के बात करने की आवाज मिल रही थी। उन्होंने अपनी बीवी की आवाज पहचान ली। एक दुख भरी लंबी सांस के साथ यह सुनाई दिया, बस जिधर देखो बेईमानी, धोखा और मक्कारी। लेकिन जरा सब्र रखो अम्मा, अल्लाह सबका देखने वाला है। बेईमान का धन किसी को फला है जो उस माटी मिले को फलेगा। उस सहानुभूति के जवाब में अब की बार जो रुलाई का स्वर आया उससे अहमद मियाँ एकदम चौंकने वाले हो गए। कहीं बुढ़िया ना हो। अपने दुख में बराबरी के साथ उनकी पत्नी को दुखी होती देख उनकी रुलाई भी फसीसी हो गई और बड़ी कठिनाई से आवाज आई, अरे मैं कहती हूँ बहू, उसकी जवानी गारत हो जाएगी, उसकी लहर में कीड़े पड़ेंगे। तुम ही लोग देखोगी कि वह कैसी मौत मरता है। अरे मुझ मरी को क्या मारता है, मुझ बेवा बुढ़िया का क्या कलप आता है। क्षण भर का समय के लिए बिना ही अहमद मियाँ समझ गए कि बुढ़िया ही है और सुबह सवेरे आधम की है। जरा सी आहट किए बिना अहमद मियाँ दरवाजे की ओर बढ़ना छोड़ आहिस्ते से वहां से सरके और फिर दबे पांव अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गए। बरामदे की बातचीत वहां मध्यम पड़ जाती है और ठीक से सुनाई नहीं देती। बाजू के कमरे में राशिद की दुल्हन के चलने, लच्छे और घुंघरू वाले पजीब की मिली जुली आवाज सुनाई दी और ढीली चूड़ियों की खनक के साथ पीतल के गगरे में ढके हुए परात के खींचने और पानी निकालने के बाद उसके सरका देने का स्वर आया। राशिद का ख्याल आते ही अहमद मियाँ मुस्कुराए। राशिद उनका इकलौता बेटा सही, भले लाड़ प्यार में पला हो, लेकिन वह उनकी आशा से भी अधिक योग्य और अच्छा निकला। इकलौते अक्सर लाड़ प्यार में बिगड़ जाते हैं, यह बात उनके मन में भी और बापों की तरह बैठी हुई थी। इसी के प्रभाव से आकर उन्होंने पहले कुछ वर्ष राशिद से बड़ी सख्ती से काम लिए। बाद में उसकी जरूरत नहीं पड़ी और फिर तो अहमद मियाँ को भी कायल होना पड़ा कि सब बेटे एक तरह से नहीं होते। मैट्रिक पास करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए, क्योंकि वहाँ कॉलेज नहीं था, दूसरे शहर जाना पड़ता था। दूसरे शहर जाने की जिद उसने अवश्य मचाई थी, लेकिन उसे भी अहमद मियाँ ने चलने नहीं दिया। कोर्ट में 125 रुपए के पेशकार थे। महंगाई के इस जमाने में उस छोटी तनख्वाह से किसी तरह घर चला रहे थे। रशीद को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजना 70-80 रुपए माह का खर्च था, सो वह किसी तरह भी मुमकिन नहीं हुआ और कुछ दिन रोग आकर रशीद भी चुप हो गया। अहमद मियाँ क्या स्वयं यह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर किसी अच्छे ओहदे की नौकरी पाए? लेकिन क्या करते, सारी जिंदगी उन्होंने नौकरी में गुजार दी। बूढ़े हो रहे हैं, 1-2 वर्ष बाद रिटायर भी हो जाएंगे, लेकिन एक पैसा कभी आड़े वक्त के लिए नहीं बचा पाए और जो आया बराबर सैकड़ों कमाए, लेकिन सब खा पी डाले। यह बात पहले नहीं खली थी, उस समय चुभी और अहमद मियाँ लगभग रो पड़े थे जब बेटे की सगाई हो गई। शादी के लिए 2 माह ही रह गए थे। उनके हाथ में एक पाई न थी। ब्याह करना और घर बनाना क्या आसान बात है। अल्लाह ने वक्त पर इज्जत रख ली और सारा काम निपट गया, यह ठीक है, लेकिन राशिद के ब्याह के 6-6.5 वर्षों बाद भी आज 800-900 का कर्ज वह उतार नहीं पाए। पूरा कर्ज ज्यों का त्यों धरा है। यद्यपि अब राशिद भी नौकरी करने लगा है, लेकिन बचाव की कोई सूरत ही नहीं निकली। शायद जितनी आमदनी के जरिए बनते उससे दुगने खर्च के रास्ते निकल आते। कर्ज के साथ ही राशिद के ब्याह और उसके साथ दहेज की याद आई। राशिद की दुल्हन बड़े घर की बेटी ना थी, ना अधिक पढ़ी लिखी और ना अधिक खूबसूरत, एक औसत दर्जे की लड़की और अहमद मियाँ के ख्याल में पूरी तरह उनके बेटे के योग्य भी ना थी। शादी के 1 बरस तक तो कोई शिकायत सुनने में ना आई, लेकिन बाद में राशिद उखड़ा उखड़ा रहने लगा और अक्सर उनके कमरे से राशिद के चिल्लाने और गालियां बकने की आवाज आती। बहू के रूप में भले ना हो, लेकिन बहुत ही सहनशील, शांत और संजीदा थी।
और पहले 1-2 बरस अहमद मियाँ ने ज़्यादा परवाह न की, लेकिन बाद में राशिद से बढ़कर उसे चाहने लगे। पहले बरस उन्हें क्या असंतोष था, वह क्या जानते थे कि बेटी का बाप इतना कंगाल भी हो सकता है। माना कि अहमद मियाँ ने शादी के पहले समधी से साफ साफ कह दिया था कि उन्हें सिर्फ बहू चाहिए। राशिद के लिए एक दुल्हन और इसके अलावा किसी दहेज की वह परवाह नहीं करते, लेकिन बेटी के बाप का भी तो कुछ फर्ज होता है। अहमद मियाँ की बैठक की तख्त में शुरू से चटाइयाँ बिछती थी। राशिद की शादी में पहले एक बार जब चटाइयाँ फट गई तो अहमद मियाँ ने उन्हें हटाते हुए अपनी बीवी से कहा था, अब तो तख्त पर नई चटाइयाँ नहीं डलवाऊंगा। राशिद की दुल्हन दहेज में जो गलीचा लाएगी वही इससे सजेगा। बैठक का वह तख्त आज भी नंगा है, उसमें ना गलीचा बिछा और ना ही चटाइयाँ। गाय बगाए 2 बार अहमद मियाँ की बीवी ने हंसकर ताने भी दिए, तुम्हारी बहू का गलीचा तो मुआम कश्मीर से नहीं चला। इस तख्त के नसीब में कि अब चटाइयाँ भी नहीं रही। यह बात राशिद की दुल्हन के सामने भी एक आध बार हुई। अतः अहमद मियाँ ने बड़ी जोर से झल्लाकर डांट दिया, बिल्ली की नियत छिचोड़े पर, तुम ही अपने साथ दहेज में कितने कालीन गलीचे लेकर आई थी। उनकी बीवी ने बात टालना नहीं सीखा, इस चोट से तिल मिलाकर बोली, लो और सुनो, तख्त पर मैं बैठती हूँ ना, उस पर चटाइयाँ मैंने ही तो हटाई थी। मैंने ही तो कहा था कि रशीद की बहू दहेज में जो गलीचा लाएगी वही तख्त पर बिछेगा। यह अहमद मियाँ पर करारी चोट थी। दबी हुई दृष्टि से देखा, उनकी बहू सूप में सिर झुकाए चावल बीन रही थी। दांत पीसकर उन्होंने हाथ का कप सासर दीवार पर दे मारा और गुस्से से बाहर निकल आए। उसके 1-1.5 महीने बाद सुबह क्या देखते हैं कि उनके तख्त पर बड़ा ही खूबसूरत गालीचा बिछा है, एकदम नया, झकझक करता। उनकी बीवी ने मुस्कुराकर व्यंग से बताया कि बहू के मायके से आया है। वह अहमद मियाँ के गाल पर तमाचा नहीं तो और क्या था। उसे तख्त से उठाकर बहू को देखते एक तक आंगन में फेंकते हुए चिल्लाए, राशिद की माँ, बहू से कहो हम पर तरस ना खाए, अभी तो इतने मोहताज नहीं हुए हैं हम लोग। बात तूल पकड़ गई। 2-3 दिनों तक बहू ने के खाना ना खाने की शिकायत मिलती रही। राशिद ने कुछ दिन उससे ठीक से बात भी ना की और घर का वातावरण काटने को दौड़ने लगा। अतः एक रात जब राशिद बाहर था, हाथ में गलीचा लिए चोरों की तरह अहमद मियाँ बहू के कमरे तक गए और भीगी आवाज में बोले, बहू तुम खाना क्यों नहीं खाती। बहू ने जवाब न दिया, बस हड़बड़ाकर पल्लू संभालती हुई खड़ी हो गई और चाहे अहमद मियाँ ने जितने मर्तबा प्रश्न दोहराया हो, बिना कुछ बोले जमीन की तरफ देखती रही। अहमद मियाँ कई पल तक सोचते रहे। एकाएक भर्राई आवाज में बोले, एक काम करो बहू, इस गालीचे के लिए मेरा कफन सी दो। सुनकर उनकी बहू ने मुंह में आंचल ठूस लिया और रोने लगी। अहमद मियाँ भी रोए, खूब रोए। फिर गालीचा वहीं रखकर नाक साफ करते हुए कमरा छोड़ा। रोने से बहुत कुछ साफ हो जाता है, आंसू शायद मन का मैल धो देते हैं। अचानक अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए किन्हीं पाँव की आहट सुनकर अहमद मियाँ ने दम साध लिया, आंखें बंद कर ली, हाथ मोड़कर बाईं और बाहों में रख दिया। जानते थे बीवी होगी। उसने आकर जगाने की कोशिश की। अहमद मियाँ ने हाँ हूँ करने के अलावा जागने के और कोई आसार नहीं दिखाए तो झल्लाकर कमरा छोड़ गई। बुढ़िया 2 घंटों से बैठी माथा चाट रही है और तुम उठने का नाम नहीं लेते। देखती हूँ आज दफ्तर भी नहीं जाना। बुढ़िया की बात आते ही अहमद मियाँ की जान आधी हो गई। बीवी पर एकाएक बड़ा क्रोध आया। शादी के 27 वर्षों में कभी पल भर के लिए भी समझौता करना उनकी बीवी को ना आया। जवानी के दिनों में उनके सपनों के नाजुक नर्म पंख उसने तोड़े थे, अब बात बात पर उन पर हावी हो जाती है। क्या एक बुढ़िया को टाल नहीं सकती? वह अच्छी तरह जानती है कि उससे मिलना 2-1 घंटे को बर्बाद करना है। उन्हें क्रोध आया, मन ही मन पछताए कि व्यर्थ उन्होंने सोने का बहाना कर अपनी बीवी को निकल जाने दिया। क्या उठकर उसे डांट नहीं दिया कि किसी दिन यदि चोरी करके अहमद मियाँ आए तो सबसे पहले घर वाले ही फंसा देंगे। धूप अब तेज हो गई थी और बरामदे में बिखरा धूप का टुकड़ा और लंबा होकर बीच के कमरे की चौखट को छू रहा था। और दिन होता तो इतने दिन चढ़े हुए बिस्तर पर पड़े होते तो अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठते और घर भर को सिर पर उठा लिया होता कि उन्हें इतनी देर तक क्यों सोने दिया गया, किसी ने जगाया क्यों नहीं। अहमद मियाँ की सारी तैयारी 9 बजे तक प्रायः हो जाती थी। अदालत भले ही 11 से लगती हो, लेकिन उन्हें 2 घंटे पूर्व ही पहुंचना होता है। 25 तरह के काम होते हैं, तमाम संबंधित केसेस निकालना, हर एक फाइल पर नोट लिखना और 11 से पहले उस दिन की सभी फाइलें जज साहब की मेज पर रख देना। नौकरी करते अहमद मियाँ को 28 वर्ष होने को आए। 1-2 वर्ष बाद रिटायर भी हो जाएंगे, लेकिन आज तक किसी भी अफसर को यह मौका ना दिया कि कामकाज के सिलसिले में एक लफ्ज भी कह सके। आगे को वह सब कर दिया करते थे। हालांकि इस कोशिश में उनका पूरा दिन और कभी कभी रात का भी अधिकांश समय ऑफिस को चला जाता था।
सरकारी छुट्टियों के दिन उन्होंने कभी छुट्टी नहीं मनाई और बीमारी के दिनों को छोड़कर उन्होंने कभी लंबी छुट्टी नहीं ली। इस बात को लेकर उनकी पत्नी अक्सर कुढ़ती, आए दिन झड़प तक हो जाती। उसका कहना भी क्या गलत है, नौकरी तो आखिर जीने के लिए ही लोग करते हैं। ऐसा तो कोई नहीं करता कि दिन रात का अधिकांश समय बस ऑफिस में ही गुजार दे और घर वाले मरे या जिए इसकी परवाह नहीं। अहमद मियाँ भी बेचारे क्या करें, नौकरी के आखिरी दिन है, फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है। कहीं कुछ हो गया तो जिंदगी भर किए किराए पर पानी फिर जाएगा। उनकी बीवी को क्या मालूम आखिरी दिनों की सरकारी नौकरी कैसी होती है। एकाएक बीच के कमरे में पाँव की आहट मिली तो अहमद मियाँ ने अपने को तैयार कर लिया। बीवी के आते ही वह उस पर बरस पड़ेंगे और लगातार 5 मिनट तक प्रतीक्षा करते रहने पर भी जब उनके कमरे में कोई नहीं आया, कमबख्त बुढ़िया भी उनकी जान को रोक की तरह लग गई। बुढ़िया पिछले 11 वर्षों से अपनी जायदाद का मुकदमा लड़ रही थी। अब उसे जायदाद का मोह क्यों रह गया? यह सब किसके लिए बटोर रखना चाहती है? बाल बच्चे हैं नहीं, 15-16 बरस से बेवा है। उसका पति था तो मामूली हेड कांस्टेबल, लेकिन उसने जीते जी बहुत कुछ जमा कर दिया था। उसके मरने के बाद उसने अपनी जाति के एक भले मानुस के इकलौते बेटे को गोद ले लिया। वही एक दिन बुढ़िया के साथ दगा कर जाएगा, यह कौन जानता था। मकान के अलावा कोई 10-12 एकड़ की जमीन थी, उसे उसके गोद लिए लड़के और उसके परिवार वालों ने हथिया लिया। जमीन शिकवी में दी जा रही थी, इस धोखे में उसे रख बिक्री नामे में लोगों ने अंगूठा लगवा लिया। अब अगर वह 11 वर्षों से हर छोटी बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाकर जोर जोर से रोए कि उसे धोखा दिया गया, उसने जमीन नहीं बेची, पैसे नहीं दिए, तो कौन विश्वास करेगा। घूम फिर कर वह मुकदमा अहमद मियाँ की अदालत में चला और साल भर बाद खारिज हो गया। हाई कोर्ट में अपील की गई और 8 दिनों पहले वहां से भी ऑर्डर आ गया। इस बीच बुढ़िया हर 1-2 दिनों की आड़ में अहमद मियाँ के घर आ भभकती और रो रो कर वही किस्सा बार बार यूं सुनाती जैसे पेश करना होकर वह जज हो और उन्हें किसी तरह अपनी सच्चाई का विश्वास दिला सकी तो अहमद मियाँ उसके ही हक में फैसला कर देंगे। इसे तो रिश्वत ही कहा जाएगा ना कि बुढ़िया जब भी आती तो अपने साथ कुछ फल फूल अवश्य ले आती और उनके नवासे गुड्डू को प्यार से पुकार पुकार कर उसकी मुट्ठियों में किसी न किसी मौसमी फल को भर देती। कुछ दिन तो इस बात को वह टाल गए, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी बीवी के जरिए साफ मनवा करवा दिया। बुढ़िया थोड़ी देर आश्चर्य से ताकती रही, फिर एकाएक बिलख कर रो पड़ी। अहमद विधर्मी ही सही, लेकिन वह तो अपना बेटा ही समझती थी। उसे क्या इतना भी अधिकार नहीं अपनी ओर से बच्चों को कुछ लाकर दे सके? उस बात का क्या जवाब था? किसी तरह अदालत के साथियों को यह बात मालूम हुई तो मारे तानों के अहमद मियाँ का हाल बुरा कर दिया। बुढ़िया है तो चला, वकीलों, मुंशियों और अहमद मियाँ के पहले वाले बाबू तक को उसने अंजलि भर भर कर रुपए दिए थे, लेकिन एक अहमद ही बेचारे अल्लाह मियाँ की गायें हैं जिन्हें 4-8 आने के फलों में बुढ़िया ने बहला दिया। उस समय तो उन्होंने हंसकर टाल दी बात, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि बात सच्ची होगी। अरे हराम की कमाई उन्हें खुद ही नहीं चाहिए। जब मेहनत के पैसे ही पूरे नहीं पड़ते तो रिश्वत के पैसों का क्या भरोसा। लेकिन यह बात भूल ही नहीं पाते। अगर यह सच है कि अहमद की पहले वाले बाबू भी बुढ़िया से बहुत कुछ डकार गए तो निश्चय ही बुढ़िया उन्हें बुद्धू समझकर बेवकूफ बना रही होगी। उस दिन के बाद ना जाने क्यों अपने आप ही उनका व्यवहार बुढ़िया के प्रति बदलने लगा और कई बार जब बुढ़िया उनसे मिलने घर आई तो रहकर भी कहला दिया कि बाहर गए हैं। जिस दिन हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, जज साहब दौरे पर थे, लिफाफा खोलने के पहले ही जान गए कि क्या फैसला आया होगा, लेकिन उनसे बुढ़िया से स्वयं कहते नहीं बना। व्यवहार बदल देने भर में से आदमी क्या अपना दिल भी बदल लेता है। रात में आकर बीवी को सारी बातें कही तो वे केवल मुंह खोल ताकती रही। बड़ी देर चुप्पी के बाद उसने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। यह खबर सुनकर बुढ़िया का जी पाना मुश्किल दिखता है। उसे बड़ी उम्मीद थी कि अपील में वह जीत जाएगी। जानते हो, जेवरों से लेकर खाने पीने तक के लोटे बर्तन उसने बेच डाले। उससे यह बात कैसे कहोगे? अहमद यह स्वयं भी यही सोच रहे थे कि यह कैसे कहोगे वाले प्रश्न से पिंड छुड़ाना। समझ में नहीं आता कि कब्र में पांव लटके हुए हैं, कोई आंसू बहाने वाला तक नहीं, फिर भी बुढ़िया क्यों जायदाद के लिए मरी जा रही है। उनकी बीवी को यह बात शायद कुछ अच्छी न लगी। जरा रुककर बोली, ऐसा ना कहो। बोलने के अंदाज में उसने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक तो जीने खाने के लिए कुछ चाहिए। अकस्मात उनकी खाट से सटी हुई मेज पर रखी घड़ी जोर से झंझना उठी। अहमद मियाँ चौंक से गए। फुर्ती से उठकर उन्होंने अलार्म बंद करने के लिए बटन दबाया। जाने किस कमबख्त ने अलार्म भर दिया था। कांटों पर निगाह गई तो घबराकर उठ बैठे। 9:30। रोज तो 9 बजे वह दफ्तर पहुंच जाते हैं। अपना कमरा, बीच का कमरा और बरामदा पार करते हुए
अहमद मियाँ इतनी तेजी से आंगन में पहुंचे कि बुढ़िया पलक भर भी से अधिक देख नहीं सके। उनकी बीवी नल के पास खड़ी दूध की पतीली धो रही थी। रशीद शायद नाश्ता करके निकल गया। बावर्ची खाने में उनकी बहू आटा छानती बैठी रही थी। खन खन करते उसके हाथ आहट पाकर क्षण भर के लिए रुके। सिर का ढलका हुआ पल्लू उसने ठीक किया और जरा सा बरामदे की ओर देखकर फिर अपने काम में लग गई। बुढ़िया अकेली ऊँघती सी बैठी थी। सबको अपने अपने काम में लगे देखकर उसने अनुमान लगाया कि शायद कुछ नहीं बचा है, लेकिन अभी बाथरूम तक भी नहीं पहुंचे थे कि दहलीज के पास से बुढ़िया के पुकारने की आवाज मिली, अहमद बेटा। अहमद मियाँ इस आवाज को जानते थे। इसी बात का डर था। पूरी तरह लौट भी नहीं पाए थे कि आंगन के एक कोने में गुड्डी पर निगाह पड़ी। 2 केले उसके हाथ में थे और तीसरा मुंह में भरा हुआ। अहमद तो बेचारे अल्लाह मियाँ की गाय हैं जिन्हें बुढ़िया 4 8 आने के फलों में ही बहला लेती है। एक तो अभी बुखार से छूटा है, सर्दी और खांसी का दम नहीं रही, इतनी सुबह सुबह केले खाकर मरेगी क्या? गुड्डो इस आकस्मिक छीना झपटी और पार से पल भर के लिए स्तब्ध रह गए। एक पलक बुढ़िया और अहमद मियाँ की ओर डाल जोर से चिल्लाती हुई अपनी दादी के कमरे की ओर भागी। नल के नीचे के पत्थर पर बर्तन पटककर उनकी बीवी ने गुड्डो को अपने भावों में भर लिया। मियाँ का मोटा खुरदुरा हाथ 4-5 साल के गुड्डो के मासूम गाल पर जोर जोर की हिचकियां लेते बच्चे का चेहरा पलट और उंगलियों के निशान देखकर उनकी बीवी ने अहमद मियाँ को ऐसे घूरा जैसे वह नजर ना मिला सके। गुड्डो के गाल पर हाथ फेरती उनकी बीवी ने भर्राई हुई आवाज में कहा, ऐसा है तो मुझे मार लो, इस मासूम को की जान तोड़ते हो? फिर जरा रुककर बोली, देखो तो कितनी जोर से तमाचा मारा है। अरे मैं कहती हूँ इस बेजुबान पर हाथ उठा है, खुदा करे वह हाथ ही। उनकी बीवी की आवाज ने साथ छोड़ दिया और आंसू की एक मोटी लकीर आहिस्ते से फिसलकर उनके निचले होठ में ठहर गई। तभी अहमद मियाँ की बहू सिर पल्लू से धीमे उठाती हुई बिल्कुल निर्विकार भाव से निकली और गुड्डो को उसकी दादी की गोद में से छुड़ा अपनी गोद में ले चुपचाप भीतर बढ़ गई। अपराधी की सी दृष्टि से अहमद मियाँ ने बहू की ओर देखा। गुड्डो के डर कर गर्दन में लिपट जाने से खिसक गए और सिर के आंचल को ठीक करने और अपना नंगा सिर छुपाने के प्रयास में उसने अपने डग तेज कर दिया। उनकी बहू ने एक शब्द नहीं कहा, उनकी ओर एक बार भी नहीं देखा, एक बार भी नहीं। सहसा जाने क्या हुआ, एकाएक बुढ़िया की ओर बढ़कर उसे डांटते हुए चिल्लाए, तुम्हारी जमीन जायदाद गई तो क्या हम लोगों की जान खाओगी? उनके पास क्यों नहीं जाती जिन्हें सैकड़ों रुपए खिलाए हैं? अहमद मियाँ जब नाराज होकर चिल्लाते हैं चेहरा लाल हो जाता है और ठीक से बोल नहीं सकते, लड़खड़ाने लगते हैं। कहकर रोशनी की तरह तेजी से वह बाथरूम में घुस गए, पर भीतर आकर उन्हें लगा जैसे जिस्म की तमाम नसों में खून जम गया है और वह पत्थर हो गए। बुढ़िया का जर्जर चेहरा सिनेमा के पर्दे पर क्लोजअप की तरह उनकी आंखों के आगे उभर आया। किसी का रोना कल्पना उनसे नहीं देखा जाता था। कड़े बोलना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं था, लेकिन कभी कभी उनके भीतर क्या समझ आता है। बुढ़िया जरा ऊंचा सुनती थी। उनकी बातें क्या वास्तव में उसके कान में पहुंच गई? बाथरूम की ईंटें कई जगह से निकल गई हैं। उस निकली हुई ईंट की पोली जगह से उनकी आंखों ने देखा। अपनी जगह से हटकर बुढ़िया आंगन में निकल आई और बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप बाहर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उनकी पत्नी शायद वहां नहीं थी। अहमद मियाँ बुढ़िया के लौटते चेहरे की थकी हुई निराश तिलवटों के से संभवतः प्रतिक्रिया खोज रहे थे। उनकी अम्मी आज जिंदा होती तो उनकी भी शायद इतनी ही उम्र होती, शरीर भी शायद इतना ही थक गया था, जर्जर और निढाल। सहसा उन्हें लगा उनके बहुत भीतर से कोई उन्हें बरबस ढकेल रहा है, धक्का दिए जा रहा है, और अपने को ना संभालकर वह पल भर के लिए बाथरूम से बाहर निकल आए। अचानक लगभग दौड़ती हुई उनकी बहू दरवाजे के पास आई, गर्दन में लिपटी गुड्डो को उतारा और झपट कर आधे आंगन तक पहुंच चुकी बुढ़िया के सामने पहुंच उसे घेरते हुए मीठे स्वर में बोली, माँ तुमने सुन लिया ना, तुम्हें दफ्तर में बुलाया है। उनकी बहू जब चूल्हे के सामने बैठी दाल घोटती है तो तेजी घूमती हुई मथनी पतीली से कुछ ऐसी हलचल पैदा कर देती है, छर 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 छर, पिसाओ, कुछ ऐसा पिसाओ। गहरे कुएं के पानी में अचानक बाल्टी डुबा देने का स्वर रात में एकाकीपन में कैसी अजीब अनुभूति करता है। एकाएक अपने होठ के अगले भाग में खारेपन का स्वाद पाकर अहमद मियाँ चौंके। अनायास ही लरजने लगे अपने होठ को गहरे दांतों से काट लिया। या अल्लाह, उनकी सीधी सादी बहू भी झूठ बोलती है।